आगे बढ़ना चाहिए। ओके, किसी को कोई दिक्कत आए तो आप नोट करके रख लीजिएगा, लेक्चर के एंड में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़े तो ही माइक अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हैं, ज्यादा जरूरत हो। अदरवाइज एंड ऑफ द सेशन। समय कम है तो थोड़ा सा समय मैं आपसे ज्यादा लूंगा। ठीक है, 9 से 9:15 हो सकता है, तो तैयार रहिए। कल से कोशिश कीजिएगा कि हल्का भोजन करके, एक हाथ का हल्का भोजन करके ही बैठिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम आ रहा है तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करना है। ओके, ज्यादा लेट नाइट मत जागिए, लेट नाइट मत खाइए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि रेगुलर एटलीस्ट अपने शरीर के लिए आधा घंटा एक्सरसाइज योगा जरूर कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से आपका शरीर और मन स्वस्थ रहे। ओके, चलिए तो जी कुछ कह रहे हैं? नो सर। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पहला दिन है योगाभ्यास की अध्यापन विधि। आप रेगुलर रहिए, ये सबसे बहुत जरूरी है। 1 घंटा सब कुछ भूल के यहाँ पे ध्यान देके पढ़िए, यहीं पे समझ में आ जाएगा। नोटबुक, ठीक है, साथ में नोटबुक पेन लेके बैठिए। जो जो मेन पॉइंट है, आपका मेहनत कम हो जाएगा। नोटबुक पे ही मेन पॉइंट सिर्फ आपको लिखने हैं, मेन पॉइंट्स लिखना है आपको। ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरव्यू कर सकते हैं। और सिर्फ एग्जाम में डीप में नहीं पूछता है, ऊपर से ही पूछेगा। ठीक है, मैं इंगित कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछने की संभावना है। तो योगाभ्यास की अध्यापन विधि नाम से ही स्पष्ट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है कि हम किस तरह से अध्यापन करें, टीचिंग कैसे करें, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, मैक्सिमम डिलीवर हो। ठीक है, तो टोटल जो है इसमें आई थिंक 9 एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसको हमें 4 दिनों में ही खत्म कर देना टोटल। चलो देख लेंगे। और स्टार्टिंग में पहले तो हमें ये आपसे जानना है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी होता क्या है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते हैं, 1-2 लोग माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। सिर्फ 1 मिनट। इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए आप किस मेथड का यूज करते हैं, ये है सर टीचिंग सर मेथड। पढ़ाने का तरीका कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, ग्रुप में कैसे पढ़ाते हैं, आप बच्चों को किस तरह से उस चीज को समझाते हैं, सेल्फ स्टडी में कैसे वो हेल्प कर सकता है, ये सब। नेक्स्ट माइक म्यूट कर लीजिए। So the method through which the teacher teaches the students so that they will understand it with the best. म्यूट कर लीजिए तुरंत बोलने के बाद। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे सात्विक जी? सर बोल रहे थे कि जो भी योगाभ्यास है, ये योग से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको देना है, वो एक्चुअल में सामने वाले को कैसे देना है, सामने वाले पे कैसे इम्पैक्ट डालना है, किस तरीके से उसके माइंड पे वो वर्क करेगा और कैसे वो समझ पाएगा। एक्चुअल में योगाभ्यास की अध्यापन विधि हमको वो सिखाएगा। बहुत बढ़िया। और एनी अदर्स? 1-2 लोग और बोलिए। देखो आप ही लोगों, यही आंसर है एक्चुअली, यही तरीका है। सर अगर हमारे पास बकेट भर नॉलेज होगा तो ही हम एक मग्गा भर दे सकेंगे स्टूडेंट को, इसलिए टीचर के पास बकेट भर नॉलेज होना चाहिए, तो थोड़ा सा उससे हम दे सके। टीचर खुद कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए कई बात होता है कि नॉलेज हमारे पास बहुत होता है, ठीक है, लेकिन हाउ टू डिलीवर
हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, कई चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो वो फिर नहीं होना चाहिए। क्या होता है, किसी के पास थोड़ा सा नॉलेज भी कम होता है, लेकिन सामने वालों को अगर आप वो समझा दे, ठीक है, तो इज द बेस्ट, सामने वालों को समझा दे। इसके बाद तरीका भी होता है, टीचर्स के पास कुछ तरीका होना चाहिए कि बच्चों को कैसे तरीका सिखाएं। आप देखो ऑनलाइन अभी हम पढ़ रहे हैं, कई चीजें मैं मार्क यूज करता हूँ, है ना, लाइनिंग करता हूँ, स्क्रीन शो करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ ताकि समझ में आए, पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये मेथड्स अप्लाई करना, ये भी टेक्निक्स आता है, ठीक है। तो कई चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अच्छे टीचर्स की क्वालिटी होती है कि आप सामने वालों को कैसे समझाएं। और कई तरह के यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनका इंटेलेक्चुअल पावर अच्छा होता होगा, किसी का मॉडरेट रहता होगा, किसी का लो रहता होगा, है ना। समझने की शक्ति सबकी अलग अलग है। तो हम आपके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार हम किस तरह से बिहेव, हर एक स्टूडेंट को लेके चलना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स इस बुक में ही है, इस तरह से हमें एक्सप्रेस करना होता है कि कैसे हम बच्चों को सिखाएं। और पहले क्या था, देखो कंपैरिजन समझो, अभी ये तो इस तरह की टेक्निक्स है कि मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है, हम आपके अनुसार से पढ़ाते हैं ना कि। लेकिन पहले क्या था, पहले क्या था कि इस टीचर सेंट्रिक होता था, मतलब सिर्फ टीचर पढ़ा दे, बच्चों से कोई समझे ना समझे कोई मतलब नहीं होता उनको, ठीक है। इस तरह से पहले की ट्रेडिशनल ये थे, प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी इस तरह की थी कि बच्चे समझे ना समझे एक बार पढ़ा दिया वही सत्य है, क्रॉस चेक नहीं करते थे। अब अभी हम आपको पढ़ाते हैं तो आप चेक करते हैं गूगल पे या बुक को देखते हैं सही है या नहीं है, फिर क्रॉस करते हैं। पहले क्रॉस चेक नहीं होता था, एक बार पढ़ा दिया बस वही ठीक है। तो इस तरह हुआ करता था। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, गुरु, ठीक है, आचार्य और शिक्षक में क्या डिफरेंस है? एनीवन? गुरु, टीचर, शिक्षक और आचार्य, एनी आइडिया किसी की? गुरु के पास जाके ही शिक्षा जी लेनी सर। होती है। एक एक करके, हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही है। सर शिक्षक हम क्या बोलते हैं, हम्म, स्कूलों में क्या बोलते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको शिक्षक कह सकते हैं। गुरु है वो आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, और आचार्य है वो मतलब परंपरा प्राप्त जो शिक्षा जिनके पास होती है उनको आचार्य बोलते हैं। अच्छा, और कोई जो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता है? सर गुरु कोई भी हो सकता है जिससे आपको सीखने को मिले, आपका दोस्त भी हो सकता है, मतलब किसी भी XYZ, जैसे दत्तात्रेय के 1787 कुछ बहुत सारे गुरु के बारे में बताया गया है। तो गुरु आपका, जिससे भी आप कोई भी आउटपुट सीखते हो, कुछ भी मतलब सीखने को आपको मिलता है, तो आपका वो गुरु होता है। टीचर वो होता है सर पर्टिकुलर किसी चीज को वो समझाता है आपको, आप उससे समझते हो। और आचार्य वो है जो उसके बारे में, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में वृहद ज्ञान रखता है। तो मेरे ख्याल से सर मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, एनी अदर? और कुछ मतलब भैया मैं सुनना चाहता गुरु हूँ। हाँ, गुरु हर कोई नहीं हो सकता। गुरु एक वो होता है जिसको मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करते हैं, या जिसके दिए हुए उपदेश हम सुनना पसंद करते हैं, या जिसको हम ये मानते हैं कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। शिक्षक शिक्षक कोई भी हो सकता है, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे फ्रेंड्स, क्योंकि जिनसे भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो शिक्षक होते हैं। और आचार्य का तो नहीं पता भैया। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, आई होप आप लोग सहमत होंगे इनसे। देखो पहले शिक्षक के बारे में जानते हैं, ठीक है। सर इसमें टीचर, से टीचर किसे बोलेंगे? शिक्षक को टीचर बोलते हैं? हाँ टीचर, टीचर शिक्षक, टीचर। आपको बचपन में कोई पढ़ाया होगा, टीचर, नर्सरी, KG 1 2 3 10th, ठीक है, पढ़ाया क्या? अब तक वो
पढ़ाया और कई लोग भूल गए होंगे उनको, है ना। उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाया, पढ़ा आपने, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम आगे बढ़ते गए, फिर नए टीचर मिले, फिर इस तरह से होते जाता। आपको वो शिक्षा दे दी किसी सब्जेक्ट का हो, इस तरह से कि हाँ आप इस तरह से टीचर जो है एक बोल सकते हैं ना कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया कि हाँ ये है, इस तरह से शिक्षक हो गया। मतलब उनका विशेष जो है आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। हाँ, गुरु जो है शिक्षक हो सकता है, आचार्य शिक्षक हो सकता है, ठीक है, लेकिन शिक्षक जो है आचार्य जरूरी नहीं हो, गुरु जरूरी नहीं हो। गेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं, शिक्षक समझ में आ गया बात आपको। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आचार्य पे। नाम से स्पष्ट है, आचार्य जो होता है उसके आचरण से हमें सीखने को मिले, उनके व्यवहार से सीखने को मिले, ठीक है। वो तो शिक्षा देता ही है, साथ ही साथ अपने आचरण से आपको सिखाता है, इसलिए तो उसका नाम आचार्य पड़ा। आचार्य मतलब आचरण से सिखाए, अपने व्यवहार से सिखाए, ठीक है, वही आचार्य कहलाता है। ओके, नाउ थर्ड वन, गुरु। गुरु वो होता है, देखिए गुरु जो है ना अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके सत्य असत्य के बारे में बताए, जो अंधकार, गुरु का मतलब क्या होता है, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए आपको, है ना, सही मार्ग दिखाए, मार्गदर्शक का काम करे, वो गुरु होता है। कहते हैं ना कि गुरु के लिए हम कहाँ कहाँ खोज में भटके हैं कई लोग, ठीक है। तो गुरु जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ठीक है, वन पर भी हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में वो रोशनी लेके आए, है ना, वो गुरु कहलाता है। टू द पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ गया क्या क्या होता है, क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। चलो, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं स्लाइड शो करता हूं, किन्हीं को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो मैं स्लाइड शो करता हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, देखो ये जो पहला जो चीज हम जानेंगे इसमें कि वो, तो पहले बुक का नाम समझ लो, योगाभ्यास की अध्यापन विधि। और ये कौन से यूनिट में है एग्जाम के, ये बताओ। 9th। 9 में। 9 में, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले क्या ध्यान रखना, कई बार ना ये क्वेश्चन जो है मे भी पूछ दे, मतलब क्या है ना, अनसर्टेन है। योगाभ्यास की अध्यापन की विधि, जो राइटर है ना कई बार पूछ देता है, तो उसको ध्यान रखिए। कौन से? डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली, ये 2 राइटर। ये कवल्य धाम की बुक है, ठीक है, कवल्य धाम लोनावाला। यहाँ के गुरु कौन थे, किन्होंने एस्टैब्लिश किया था कवल्य धाम को, बताइए, कोई माइक अनम्यूट करके। कुवलयानंद। हाँ, कुवलयानंद। 1924 में। हाँ, तो इनका जो है प्राणायाम पे बहुत शोध किया हुआ है, महाराष्ट्र में है। कपाल भारती इनका शुद्ध है। हम लोग हाँ, तो महाराष्ट्र अच्छे से जानते हैं सर। सर एक तो बार वो ऑथर का नाम दिखाइए ना। ये ऑथर का नाम है, देख लीजिए। तो इनका प्राणायाम पे बहुत शोध है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको नेक्स्ट। बहुत अच्छी बुक है ये, देखो इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 5 6 7 8 9 जो है, 9 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है, और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कहीं भी कुछ से मुझसे भी त्रुटि हो सकती है, तो आप मुझे करेक्ट करा दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, पहला जो चैप्टर है
कि इसका विषय हम पहले जान लेते हैं। अच्छा, कोई एक व्यक्ति बताइए कि पहले और अब के शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है? एनीवन? तो पहले गुरु के पास जाके शिक्षा लेते थे, वहीं रहते थे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। गुरु और अभी पहले शिक्षक पदार्थ क्या थी सर? एक एक पॉइंट बताइए ना, जो भी आप, इसी में से आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये कंपैरिजन कई बार पूछ देता है, मिलान में पूछ देगा आपसे कि प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति। ठीक है, सर, और तो मिलान प्राचीन शिक्षा पद्धति में सर इंडिविजुअल गुरु उसकी कैपेसिटी जो होता था अपना स्टूडेंट उसकी लेके अकॉर्डिंग टू सिखाते थे, इंडिविजुअल था, टू वन था वो। और आज हम बहुत बढ़िया। में ग्रुप है सर। भैया ठीक है, पहले के शिक्षा पद्धति में ना जो स्टूडेंट्स होते थे उनका एग्जाम नहीं होता था, बल्कि जो उन्हें सिखाया जाता था गुरु उनके आचरण को देखकर उनको करते थे, मतलब उनका आंकलन किया जाता था। और आज के टाइम में जो है वो रिटर्न में एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे चीटिंग करके कर दो चाहे कैसे भी करो। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे ही पॉइंट्स निकलेंगे। और ठीक सर है, पहले पद्धति जीना था, सिर्फ मैकेनिकल वर्क नहीं था, वो सिर्फ तो प्रैक्टिकल में जो चीजें सिखाई जाती थी और उसको जीवन पद्धति में हमको अपनाना होता था। सिर्फ पैसा कमाने की पढ़ाई नहीं थी, आध्यात्मिक विद्या भी उसके साथ जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। देखो अब हम बात करते हैं। तो पहले पहले जो होता था ना, मतलब देखो इसमें भगवद गीता में भी कहा है परिप्रश्नेन सेव्या। कई सारे उपनिषद भी आपने देखा होगा कि प्रश्नोवाद विवाद होते थे गुरु शिष्य के बीच में। और कभी भी गुरु जो होता था ना, ये दावा नहीं करता था कि उसे बहुत कुछ आता है। माना कि गुरु को शिष्य से बहुत आता था, लेकिन कभी वो दावा नहीं करते थे कि हमें आता बहुत है। वो कन्वर्सेशन होता था उनके बीच में, वाद विवाद होता था, और फिर शिक्षा इस तरह से लेते थे। हमेशा गुरु और शिष्य एक साथ प्रार्थना करते थे सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखते थे वो। ठीक है, ताकि अच्छे फल प्राप्त हो। तो और भय रहित होता था। आजकल देख लो स्टूडेंट कहीं कहीं तो भय है स्टूडेंट टीचर के बीच, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। निर्भय होके एक दूसरे के साथ भय रहित होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, तो इस और लिमिट होता था। ठीक है, पहले। और एक और पॉइंट इसमें, प्राचीन में क्या होता था, जातिवाद बहुत था। लेकिन अब देखो आप, छोटे कास्ट के साथ भी, बड़े कास्ट के साथ भी, जनरल के, आप बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, लेकिन पहले नहीं। एक बड़ा एग्जाम्पल है, आपने कर्ण का सुना होगा, है ना, कि उसने किस तरह से छल से गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण की थी। उनको ये आदेश नहीं था कि हाँ वहां पे वो शिक्षा ग्रहण। ठीक है, तो इस तरह का पहले गुरुकुल में बहुत होता था कि जाति प्रथा बहुत थी। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिया। एकलव्य नहीं, ये कर्म का भी था इस सीन, शायद ऐसा था ना, आप जानते होंगे। और एकलव्य तो उसके साथ भी था। हेलो, एक्चुअली वो राजर्षि थे द्रोणाचार्य, इसलिए उन्होंने सिर्फ राजमहल में जो रहने वाले थे उनको ही करने के लिए उनको, यानी वो बांधित थे, इसलिए उन्होंने उसको नहीं सिखाया था। और वो गुरुकुल में नहीं थे सीखने के लिए, यानी वो द्रोणाचार्य एक राजर्षि थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ जो इसमें राजकुमार रहेंगे उनको ही सिखाने का पॉइंट लिया था, इसलिए उन्होंने कर्ण को नहीं सिखाया था। हाँ, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, लेकिन अब तो वैसा नहीं है। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, अभी नहीं है। ठीक है, समय का बंधन नहीं हुआ करता था। अब क्या है, 10 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, या फिर टाइम टेबल स्कूल का हो गया है, तो समय की बाध्यता हो गई है। अब पहले क्या था, समय की बाध्यता नहीं थी। पहले छात्र सीमित थे, अब क्या है, एडमिशन धड़ाधड़ होता है स्कूल्स में, है ना। एक पॉइंट है, समय का बंधन नहीं था। अब देखो, पहले छात्र वर्ग विशेष से संबंधित होता था, अभी वो नहीं है। वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था,
अब अंकों के आधार पे होता है, ठीक है, एग्जाम्स होने लग गए हैं, पहले नहीं होता था। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास। अब देखो क्लास में एक भी दो बच्चा फेल है तो कोई मतलब नहीं होता टीचर को, चलो ठीक है, उतना ध्यान नहीं देते, व्यवसाय हो गया है, उनको पैसे से मतलब होता है अब, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, उनका सर्वांगीण विकास पे निर्भर था पहले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है, ध्यान देना कि परीक्षाएं प्रमाण पत्र। अब पहले क्या था, प्रमाण पत्र नहीं था, गुरु के साथ उनके सानिध्य में सीखने को मिलता था, ठीक है। गुरु शिष्यों के जो संबंध होते थे ना, बड़ा मधुर होते थे। तर्क वाद विवाद है ना, चर्चा इस पे होता था गुरु शिष्य, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ठीक है। और पहले, अब देखो ना कि कोई क्लास में फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए तो बड़ा कंपटीशन की भावना रहती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। तो इसका ये कुछ डिफरेंस है। और नेक्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर में यही था दोनों के बीच का। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि धारणाएं। आप देखो ना, योग के बारे में कई लोगों से सुन लोगे, अरे कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है ना, कोई ऐसे चमत्कार तो नहीं है। इस तरह की धारणाएं बहुत हो हमारे समाज में है। विशेष कह देते हैं कि नहीं, ये सिर्फ हिंदू लोगों के लिए, धर्म से जोड़ दिए हैं इसको, सिर्फ विशेष लोगों के लिए ही है ये। और कहते हैं कि योग से सारे बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब कुछ ना हमारे समाज में भ्रामक धारणाएं हैं, मीथ है, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो क्या क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ भी है, तो ध्यान देना। तो भ्रामक धारणाएं क्या क्या मिलती है हमारे समाज में। तो देखो, कुछ विशेष लोगों के लिए पॉइंट्स मैं कर रहा हूं, विशेष लोगों के लिए है, समान लोग, अलौकिक है, चमत्कार से जुड़ा हुआ है, रहस्यवाद, जादू टोना, है ना, इस तरह ध्यान रखना। इसके बाद सारे रोग ठीक कर सकता है, योग चिकित्सा पर जो सारे रोग ठीक कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधित तार्किक सिद्धांतों का विचार होता है। तो कुछ ये जो है भ्रामक धारणाएं हमारे समाज में फैली हुई है। योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस घुमा के डाल सकता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और योग का अर्थ के बारे में है कि कौन से, आपने कई बार पढ़ा होगा कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, युज धातु से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, समाधि, ठीक है। ये शब्द, इसके बाद कई प्रकार बताया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कई प्रकार के जो है योग की चर्चा इस चैप्टर में मिलता है। चलो नेक्स्ट, हाँ, यहां से ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि समस्त पॉइंट्स मैं कर रहा हूं स्टार मार्क, ये जब आप नोट पेन लेके बैठे हो तो यही नोट करना है आपको, ठीक है। समस्त यौगिक अभ्यासों को किस प्रकार वर्गित किया हुआ है। तो पहला, टोटल, पहले आप नंबर याद रखोगे, ठीक है। तो टोटल कितना है, 6, याद रखना 6। तो पहला कौन सा, आसन, प्राणायाम, बंद, क्रिया, ध्यान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास, इसको कहते हैं यम नियम, ठीक है। तो आसन क्या, पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में,
स्थिर सुखम क्योंकि आसनम। हाँ, स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, स्थिर होकर, ठीक है, वो पोस्चर जिसको हम कह सकते हैं, लंबे समय तक बैठना, ठीक सर है। ये अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास ये क्या है? बता रहे उस पे ही हम पहले उस पे हम आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। तो आसन समझ में आ गया, इज अ पोस्चर जिसपे हम लंबे समय तक स्थिर होकर बैठे। इसका उद्देश्य क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर टोनिंग इम्पल्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, हमारे बॉडीज को टोन करना, ठीक है, सुधार लाना, कई सारे चीजें हैं इसमें, पेशीय तान में सुधार, रिदम। और कभी भी आसन स्थिर होकर करना चाहिए। हम ना फास्ट फास्ट करते हैं, तुरंत जाते हैं, बिल्कुल स्थिरता होकर ब्रीदिंग का ध्यान रखकर आसन का अभ्यास किया जाता है। सेकंड आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है बताइए? प्राणायाम घिरंड संहिता में कौन कौन बताया है, कितने बताए हैं? 8 बताया गया है सर। सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी सितली तथा भ्रष्टिका, नहीं ये तो उसका है, उसमें भी 8 है। सहित सूर्य भेदन उज्जाई हाँ, शीतली अच्छा सही, सूर्य भेदन भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा पलानी, और केवली सूर्य भेद, केवली अष्टकुंभ का। हाँ, केवली। और हठ प्रदीपिका में कौन है? उसमें देखो 8 आपका है सर। सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी सितली तथा भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा प्लावनी अष्टकुंभ का। तो ऐसे डिफरेंस से याद रखोगे तभी एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। सिर्फ 2 जो प्राणायाम है डिफरेंस है, ठीक है, वो 2 याद रखना मेन पॉइंट, ठीक है, हठ प्रदीपिका में और घिरंड संहिता में। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नोट बना के ये याद रखना, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है इसमें बताया गया 3 प्रकार। देखो प्राणायाम में 3 चीजें महत्वपूर्ण होता है, इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है, 3 चीजें। और रेशियो बताया गया है इस बुक में, रेशियो का बताया गया 1:2 का रेशियो, ठीक है। प्राणायाम वैसे रेशियो कई सारे हैं, 1:1, 1:2, और अगर आप होल्डिंग करते हैं तो 1:1:1, 1:2:1, 1:1:2, इस तरह से कई 3-4 जो है रेशियोज हैं, ठीक है। इस बुक में 1:2 का जिक्र है, वो हम आगे देखेंगे। देख लेते हैं कितना है, 1:2 का है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ये चीजें कई बार पूछ देती है ना, तो इसको ध्यान देना। तो ये ऑप्शन में दे देगा 1:4, 1:2, है ना, कौन सा है कितना, तो इसका ध्यान रखना। चलो अब हम आते हैं, प्राणायाम सर हो गया। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए, सॉरी। देखो ऐसे मत करना आप लोग, ध्यान रखो, आप कहीं मत जाइए, नहीं तो फिर क्या ना कि आपका लेट होगा और फिर मुझे मत कहिए कि टाइम से खत्म नहीं हुआ। मेरा टारगेट है कि आज एटलीस्ट कम से कम 3 to 4 चैप्टर्स खत्म कर दे। चलिए, तो क्या रिपीट करना है बता दीजिए। सर सर अभी प्राणायाम को आपने रिपीट कर दो। क्या बताया? प्राणायाम, ठीक है। देखो प्राणायाम जो है ये आपने सुना होगा, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास विच्छेद प्राणायाम, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ बताइए? श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस योग सूत्र। योग सूत्र सेकंड चैप्टर 2.49 सर। 49 कंफर्म? हाँ सर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना, ये सब चीजें इसमें तो नहीं पूछेगा, लेकिन पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देगा। चलो, तो प्राणायाम जो है इसमें 3 बताया है ना, रेचक, पूरक, कुंभक, ठीक है। और रेशियो जो है 1:2 का चर्चा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो और घिरंड संहिता में ध्यान रखना कि कितने प्राणायाम है, हठ प्रदीपिका में कितने हैं, कौन सा डिफरेंस 2 अलग अलग है, उसका ध्यान रखना, ठीक है।
अब प्राणायाम के बाद हम बंध की तरफ बढ़ते हैं। तो बंध और यहाँ पे जो है एंड मुद्रा भी ध्यान रखना, बंध और मुद्रा। बताइए कितना बंध मुद्रा और प्रदीपिका में बताया गया है? 10 मुद्रा सर। सर 4 बंद और 6 मुद्रा। घृणन संहिता में 25 सर। 16 मुद्रा, 4 बंद, धारणा। तो कितना टोटल कितना घृणन संहिता में? 25। तो इसका ध्यान रखिएगा। 16 मुद्रा बताया गया उसमें, ठीक है। और बाकी बंद नहीं, बंद 16 मुद्राएं हैं आई थिंक ना। यस सर। ठीक है, तो करेक्ट करा देना। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है मुझसे तो तुरंत बताइएगा, है ना, कई बार हो जाता है। तो इसमें जो है आप ध्यान रखोगे बंध और मुद्रा, ठीक है। तो बंध जो है जैसे कि कौन कौन से बंध होता है? जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, ठीक है। इस तरह से बंध का अभ्यास करना है। और मुद्राएं, कई प्रकार की मुद्राएं, तो हस्त मुद्राएं होते हैं और एक आसन वाले भी मुद्राएं, जैसे कि विपरीत करनी, ठीक है। ये सब जैसे शक्ति चालनी, ये सब क्या है? शारीरिक मुद्रा। इसके बाद क्रियाएं। क्रियाएं का अर्थ यहाँ पे षटकर्म से है। क्रिया का मतलब होता है षटकर्म से। तो षटकर्म जो शुद्धि क्रिया है, षटकर्म कौन कौन सा है बताइए? ग्रंथ संहिता में कितने बताए हैं? 4 है सर। धौति, बस्ती तथा नेति, नौलिकम, ताटकम तथा कपाल भाति, शैतानी, सत्कर्माणी, समाजवेद। कितना? 6 है सर। 6 है ना। धौतिर, बस्ती, नीली, नौतिक, त्राटक, कपाल भाति, है ना। इस तरह से क्रियाएं जो हैं, क्या ग्रहण संहिता में तो लौलिकी बोला ना, उसी को कहते हैं, लौलिकी को ही लौलिकी, ठीक है, वही है। तो ये क्रिया होती है। किसके लिए क्यों अभ्यास किया जाता है? शुद्धिकरण की, शरीर की शुद्धिकरण होता है इसमें, ठीक है। तो अमाशय का, है ना, अमाशय हो गया, आंत हो गया, इसके बाद ऊपर ईएनटी जो होता है, ईएनटी, उसकी क्लींजिंग हो गया। तो ये सारे पूरे शरीर की क्लींजिंग करते हैं षट क्रिया से। इसके बाद ध्यान आता है। ध्यान बताइए, घृण संहिता में कितना ध्यान का चर्चा है? 3 सर। स्थूल, सूक्ष्म और ज्योति। 3 ध्यान की चर्चा है। तो ध्यान से, ध्यान क्या है? एक अवस्था है, ठीक है। हम लोग जो करते हैं ना, एक्चुअली वो ध्यान होता नहीं। ध्यान हो कि निर्विचार हो जाए, विचार ना आए, वो ध्यान होता है, ठीक है। हम लोग जो करते हैं वो धारणा होता है। एक्चुअली हम कोशिश करते रहते हैं ध्यान में जाने की, ठीक है। कितना जा पाते हैं वो तो आपको ही पता होगा, हमें ही पता है। लेकिन ध्यान क्या है? कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट आपके मन में नहीं आना चाहिए, ध्यान हो जाता है। और फिर ध्यान के बाद समाधि की अवस्था है। इसके बाद आता है छठा, क्या है? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास का मतलब है, यहाँ पे कोई तो पूछ रहे थे ना, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, इसका मतलब होता है यम नियम। यम नियम, बताइए कितने यम है, कितने नियम है, कौन कौन है? सर 5 का वर्णन किया गया है। जैसे योग सूत्र में हम बात करें तो उसमें 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। और उसका है नियम शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। लेकिन कुछ ग्रंथों में 10 नियम और 10 यम का भी वर्णन है। 10 किस में बताया है? 10 वशिष्ठ संहिता में। प्रतिपिका में, वशिष्ठ संहिता, त्रिशिखोपनिषद में। हाँ, तो ये कंपैरेटिव स्टडी आप करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा कंपैरेटिव स्टडी, आई थिंक उसमें हम पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट,
देखो वही चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें। अच्छा कोई बताइए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जो पहले मनोमय कोष को प्रभावित करता है सर, फिर उसके बाद धीरे से अन्नमय कोष पे आता है। मतलब पहले आधी होती है, फिर उस आधी के कारण व्याधि होता है, तब ये क्या बोलते हैं, मनोकायिक एक कहलाता है। एग्जाम्पल देके बताओ, एग्जाम्पल दो हमें, सीजो एग्जाम्पल ज्यादा। सर सीजोफ्रेनिया माइग्रेन, होता है सर, सीजोफ्रेनिया भी होगा। और जैसे स्ट्रेस, किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होते होते तो बहुत टेंशन हो जाती है, तो उसके वजह से फीवर भी होने लग जाता है। तो वो मेंटल से लेके मतलब साइकोलॉजिकल से लेके फिजियोलॉजिकल आ जाती है, इसलिए उसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं। सर क्या कहने इसका का मतलब है रिवर्स? कि वो मानसिक तौर पे परेशान होता है, उसके बाद स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उसके बाद वो फिजिकली लॉस होने लगता है उसका। इसी को कहते हैं साइकोसोमैटिक, ठीक है। और इसका रिवर्स भी होता है, सोमैटोसाइको साइकिक, है ना। उसका एक एग्जाम्पल दो। सर एक्सीडेंट हुआ है, हाथ पैर टूटा है, फिर 6 महीने तक बिस्तर पे है, और उसके कारण फिर क्या बोलते हैं, पागल वगैरह हो गए। सर तो वो हाइपर हो गया ना, वो ओवर एक्टिव, मतलब ओवर एक्टिव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चंचल, राजोगुण उसमें ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक चीज और बताया है, आसन में जो जो पॉइंट मिस कर गए उसको हम अब इंगित कर रहे हैं। देखो आसन को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, इसको ध्यान रखना। कौन कौन सा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क ये पॉइंट्स बनता है। देखो जब आप 6 पॉइंट्स बनाओगे, एक चीज समझो, कैसे कैसे, अरे यार, कैसे लिखोगे कि कहाँ गया आसन पे थे ना, हाँ देखो यहाँ पे था। तो इसके सब पॉइंट्स बना लेना। हमने टोटल 6 बनाए, और फिर आसन के ही ब्रैकेट में मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिखना। फिर प्राणायाम में जो भी पॉइंट्स उसके सब पॉइंट्स, बंध में जो पॉइंट्स उसके सब पॉइंट्स, क्रिया में, इस तरह से आप सब पॉइंट्स बना के याद करना, एक आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो आसन में क्या ध्यान रखना है कि कितने प्रकार के वर्गीकृत किया गया आसन को। ध्यान धारणात्मक आसन फर्स्ट, सेकेंड वन इज संवर्धनात्मक और शिथिलीकरण। एक एक करके समझा देता हूं मैं। इसमें स्थिर होके बैठ के ध्यान के मुद्रा में करके आप मेडिटेशन वाली पोज में कर सकते हैं ना, मेडिटेशन से। संवर्धनात्मक होता है जो हम पेशी को खींचतान एक्सरसाइज करते ना आसन में, वो होता है संवर्धनात्मक, फिजिकल एक्सरसाइज, मसल्स को खींचते हैं, तानते हैं, तो ये हो जाता है। जैसे कि सूर्य नमस्कार करते हैं तो संवर्धनात्मक आसन में आ जाएगा। ठीक है, कोई आसन करते हैं। शिथिलात्मक ये होता है रिलैक्सेशन पोज, जैसे शवासन कर रहे हैं, मकर आसन कर रहे हैं, चाइल्ड पोज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, शिथिलात्मक। ये 3 वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः अकॉर्डिंग टू दिस बुक, याद रखना। किसी और बुक में कुछ और हो सकता है, बट इसमें ये ध्यान धारणात्मक क्या बोला? ये मेडिटेटिव, जैसे कि ध्यान लगाते हैं थोड़ी देर बैठ के मौन अवस्था में। ठीक है, तो ये हो गया ध्यान धारणा। जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं ना, ठीक है, तो शांत होकर बैठते हैं मेडिटेशन के पोज में, ये हो गया ध्यान धारणात्मक। सर इसमें जैसे शशांक आसन है वो ध्यान धारणात्मक में तो नहीं आएगा, तो उसमें आएगा ना शिथिलात्मक में? शशांक आसन, हाँ देखो शिथिलीकरण में होता है कि शिथिलात्मक में मतलब शिथिलीकरण, बॉडी को रिलैक्स करना है। आप कोई भी पोज कर रिलैक्स अगर कर रहे हो, शवासन हो गया, मकर आसन हो गया, है ना, ये सब कहा जाता है शिथिलीकरण आसन, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लेट कर जो भी करते हैं, रिलैक्स होके करते हैं, बालासन में बैठ, वो सारे शिथिलीकरण। ठीक है, ये प्राणायाम के बारे में हमने जान लिया। 1 is to मेन पॉइंट्स सिर्फ ध्यान रखना। देखो इसमें 3 चीज बताया है, इसको ध्यान रखना, पूरक, कुंभक, रेचक, और क्या याद रखोगे, रेशियो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यार ये क्या हो रहा, हाँ, बंध और मुद्रा।
इसमें कोई ऐसा कोई सब पॉइंट्स नहीं है, बस क्या करता है तो ये शरीर को अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों को बंद और पकड़े हुए रहता है, पकड़े। तो इसका ध्यान रखना है। मेन इसमें यही है बंद मुद्रा में, इसमें उड्डयन बंद, जालंधर बंद, है ना। और आप प्राणायाम के साथ बंद भी लगा सकते हैं, मुद्राएं भी रख सकते हैं ना, जैसे आप ज्ञान मुद्रा करते हो प्राणायाम के टाइम, वो भी बंद भी हम यूज करते हैं, है ना, जालंधर बंद यूज करते हैं ना प्राणायाम में, तो वो चीजें ध्यान रखें। और ये स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को बनाए रखता है, स्थिर, ये पॉइंट्स एक बनता है कि ये देखो स्थिरता आता है ना, ये चीज आप ग्रंथ संहिता में भी पढ़े होंगे। स्थिरता क्या होता है, ये पढ़ा होगा ना कि स्थैर्यम चल लाघवम, ये सब ये श्लोक है एक, है ना, सोदनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, ये तो स्थिरता देता है, मुद्रा क्या देता है, स्थिरता देता है। तो ये पॉइंट्स बनता है। क्रिया, क्रिया में वही हमने कौन कौन से ये षटकर्म देखे थे, धौतिर वस्ती नेति नौली, नौली कपाल भाती, है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखना है। शरीर को शुद्ध करता है, कौन कौन से, नासाग्रहणी, मुख, कपाल, जठर, अग्निगुर्द, आंत, मलाशय, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ध्यान मन की वृत्तियों पे कंट्रोल करता है ध्यान, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, इसमें हम यम और नियम लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको यम नियम, ये मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब थर्ड चैप्टर की तरफ। 2 चैप्टर आपको समझ में आया, ये बताओ आप, फिर हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अभी। जी सर। यस सर। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर तो बहुत आसान था, इसको समझिएगा, इससे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे ही, 110% है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। पहला चीज आपको ध्यान क्या रखना है, नंबर कितने, अध्यापन विधियां, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, चैप्टर का नाम है, क्या क्या विधि अपनाते हैं, उसका अर्थ, फिर कार्य क्षेत्र, इसी तरह जानेंगे। तो अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया एक भाग है जिसके निम्नलिखित घटक हैं, घटक पूछ दिया था एक बार तो, ठीक है। तो कितने घटक हैं याद रखना है आपको, सीरीज में याद सर रखना क्या है। घटक क्या होता है सर, थोड़ा सा वाले इंग्लिश वाले वर्ड बता दीजिए, घटक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स, राइट, ठीक है। मैं कल से इंग्लिश टर्म्स भी ध्यान में रखूंगा कि आपको इंग्लिश टर्म बता पाऊं, क्या ना कि घटक कोई किन्हीं को पता हो तो जरूर आप बता दीजिएगा, है ना, तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है माइंड पे। तो घटक हो गया मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कितने सारे। तो क्या क्या होता है एक्चुअली, आप कहते हैं ना कि जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वाटर में कौन कौन से घटक हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, ये घटक हो गए। तो अध्यापन शैक्षणिक में कौन कौन सी चीज होगा, हम जो चीज पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। तो हम जैसे एक टीचर हुआ, एक स्टूडेंट होगा, हम जहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट होगा, क्या पढ़ा रहे हैं वो चीजें होंगी, ठीक है। इसके बाद अधिगम, क्या हम सीख रहे हैं उस कार्य की का जो भी समायोजन प्रक्रिया होता है, जो सीख रहे हैं वो चीजें, ये घटक होता है। जैसे एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं कि जैसे कि हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, जैसे हमें दिल्ली जाना है तो किसको जाना है, सब्जेक्ट, कैसे जाना है ना, मीडियम क्या होना चाहिए, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, ये सारे चीज एक घटक के रूप में हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें हैं। तो अध्यापन क्या होता है, अध्यापन को हम टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग के क्या क्या चीजें हो सकती है, अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है। पढ़ाना ऑनलाइन है बट मेरे पास मोबाइल या लैपटॉप टैब नहीं है, तो कैसे पढ़ाएं? तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग कंपोनेंट्स हो जाते हैं। चलिए वो हम आगे देखेंगे। अभी क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है अध्यापन। अभी सिर्फ देखिए, इसका हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। पहला होता है अध्यापन, मतलब टीचिंग। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अभी सिर्फ पॉइंट्स ध्यान में रखो, इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा थोड़ी देर। थर्ड, सीरीज में याद रखना, 1 2 3 4 5 6 सीरीज में एक ट्रिक्स बना लेना और फिर याद रखना है। इसके बाद छात्र, स्टूडेंट, ठीक है। विषय, क्या हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो एक विषय, क्रिया, सीखने की विषय वस्तु, इसको हम कहते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, हम किस परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं, ठंडा है, भाई गर्मी है तो फैन चला लेंगे, है ना। मतलब परिस्थिति, आप क्लास में हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो पर्यावरण का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब इन्वायरमेंट, कैसी इन्वायरमेंट है, बहुत भीड़ है तो आपको माइक की यूज करना पड़ जाएगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा अच्छा। गर्मी है तो फैन चलाइए, ठंड है तो हीटर यूज कीजिए। मतलब ये क्या, आपका इन्वायरमेंट, परिस्थिति कैसी है, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम एक एक चीज आगे बढ़ेंगे, एक एक करके। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हो, देखो। अध्यापन, तीन चीज आ गया स्टार्टिंग में, तो ये तीन चीज तो याद हो गए। ऐसे ही अध्यापन, अधिगम, अध्यापक। ठीक है, इस तरह से ट्रिक्स। इसके बाद छात्र, अध्यापक के बाद क्या होता है, छात्र, ये याद रखना। अब जो बच गए, सबसे लास्ट में पर्यावरण, और जो कुछ टेक्निक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, कैसे हम याद रखें, टेक्निक से सीखोगे ज्यादा समय तक याद रहेगा, जल्दी याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अध्यापन में। ठीक है, अध्यापन एक्चुअली होता क्या है? अध्यापन में टीचिंग होता है जिसमें अध्यापक जो है अपने अनुभव को, या मतलब जो उसने पढ़ा है उसको पढ़ाता है, तो अध्यापन उसी को कहते हैं, टीचिंग। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट याद रखना, जो स्टार कर रहा हूं उसको ध्यान रखना। इससे पहले वो स्टार था 6 घटक, अभी ये 2 प्रावस्थाएं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो अध्यापन और दूसरा सीखना। ठीक है, जिसको हम अधिगम कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मेन पॉइंट है, दिस इज द स्टार मार्क, हाईलाइट करके याद रखना। टॉपिक पे मतलब ये किसके अंडर है, मतलब ये क्या शब्दावली? या की 2 प्रावस्थाएं हैं, 2 अवस्थाएं समझो। कौन कौन से बात, एक तो अध्यापन और दूसरा सीखना, अधिगम। ये 2 याद पॉइंट रखना। ये डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, इसको घुमा के नहीं पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि शैक्षणिक प्रक्रिया की 2 प्रावस्थाएं कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा आपको, पहला अध्यापन, दूसरा सीखना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो आप इन उपरोक्त दोनों, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन सेकंड क्या बनेगा, घटक से, ये देखो, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक यूज करेगा वो, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, घटक कितने हैं, ऑप्शन दे देगा आपको, नंबर में रहेगा 4 5 6, है ना, 7, तो कितने हैं 6, याद रखना। इसके बाद ऑप्शन भी दे सकता है वो, है ना, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, उपरोक्त सभी, तो क्या करोगे, उपरोक्त सभी। ओके, ये क्वेश्चन। अब सीखना, सीखना मतलब वही है टीचिंग, जो हम सीखते हैं, है ना, जरा उन्नत की गई नई परिस्थिति से समायोजन, कोई चीज हम सीखते हैं ना, वो चीज। और अध्यापक जो सिखा रहा है, टीचर, ठीक है, उसको ध्यान। छात्र जो सीख रहा है, वो छात्र। विधियां, कौन कौन से विधि से
अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो हमने मार्कर यूज कर रहा हूँ, क्या क्या विधियां आदान प्रदान के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज करते हो, तो मार्कर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप पिक्चर्स को यूज कर रहे हैं, है ना, पिक्चर यूज कर रहे हैं, कुछ इमेज बना दे रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए, कुछ भी, एनीथिंग, पॉइंट्स इंडिकेट, वो विधि होता है, टेक्निक्स होता है, और ये अच्छी टीचर की क्वालिटी है। अगर मैं कुछ ना लिखूं और पढ़ते जाऊं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये विधि हो गया, टेक्निक्स हो गया कि मैक्सिमम आप अपने बात को डिलीवर कर पा रहे हो, है ना, समझा पा रहे हो। इसके बाद अध्यापन का कार्यक्षेत्र अधिगम। देखो, अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना होता है। जब तक कि सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन नहीं होता, ठीक है। तो हमें सिखाना है, अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो अध्यापन नहीं है वो। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, आप सीख रहे हैं, तो ही अध्यापन का ये उद्देश्य जो है क्लियर कंप्लीट होता है। नहीं तो मेरा भी टाइम वेस्ट और आपका भी टाइम वेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो ये अधिगम होता है, सीखना। और इसमें कई तरीके आप यूज कर सकते हैं सिखाने के लिए। अध्यापन की विधियां। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्यापन की कितनी विधियां हो सकती है। एक तो मैं देखो थ्योरी होता है ना। आप देखो योग के स्टूडेंट हो तो एक तो आप क्लास में थ्योरी पार्ट पढ़ते हो, इसके बाद प्रैक्टिकल होता है, योगाभ्यास करते हो, तो एक निर्देशन, हम निर्देश देते हैं, क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। सेकंड क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है, उसको क्रिया व्यायामशाला में कई तरीके से उसको आप पढ़ाते हो कि हाँ हमने थ्योरी में ये चीज करी थी, अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। हम ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसका ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, क्लास में हमने उसका थ्योरी जान लिया, है ना। तो ये चीजें होती है। आपको दो वर्ग में बांटा है। कौन सा? निर्देशन विधि, जो कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने के काम आता है, और दूसरा व्यवहारिक, है ना, क्रियास्थलों व्यायामशालाओं में पढ़ाने की विधि। मीन्स सर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हाँ, ऐसे आप समझो, थ्योरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखोगे, ये भी सर स्टार ये मार्क। जो है ये मतलब टीचिंग मेथड्स हैं, अध्यापन विधियां। हाँ, अध्यापन विधियां है ये। आप पढ़ाते तो हो ये ना, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको ग्राउंड पे लेके इसकी प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वो प्रैक्टिकल हो गया। योग के विषय में हम पढ़ा रहे हैं, सूर्य नमस्कार के बीच में अभी हम लेक्चर दे रहे हैं सिर्फ, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं और आप अभ्यास कर रहे हो, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। जी पूछिए। सिर्फ 5 मिनट और दे दीजिए मुझे, फिर हम इसको खत्म कर देंगे, हो ही गया है। इसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट डबल स्टार मार्क कि सफल अध्यापन के दो ढंग होते हैं। एक तो देखो, एक चीज बताओ आप ना, एक तो सर पहले में भी तो था, आप ना ऑप्शन देखना, ऑप्शन से समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या है। कई चीज, ये टेक्निक्स होते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और हम आंसर ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, इसमें तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आंसर से आप ऑप्शन से देखो और आंसर निकाल लो ऑप्शन से, क्या करें। तो सफल अध्यापन के दो ढंग, एक तो टीचर सेंट्रिक होता है ना, अध्यापन जो प्राचीन सिद्धता शिक्षा पद्धति में हमने देखा था, प्राचीन, और छात्र जो स्टूडेंट आजकल होता है। बट फिर भी आपने देखा होगा अभी भी कई सारे स्कूल्स में ये प्राचीन ही शिक्षा पद्धति चली आ रही है। अभी भी सरकारी स्कूल्स में चले जाओ, टीचर जो पढ़ा दिए बच्चे वैसे ही रट लेते हैं, उनको मतलब नहीं है, क्रॉस चेक नहीं करते हैं। उनका टीचर्स का सरकारी स्कूल में ज्यादातर होता है। सरकारी स्कूल में देखो लो, उसको मतलब नहीं है बच्चे कितना काम पढ़े हैं, नहीं पढ़ा है, होमवर्क किया है कि नहीं किया है, उनको मतलब नहीं होता। अभी भी वही पुराने शिक्षा पद्धति चली आ रही है, जीसीपीटी। लेकिन अब
अब आप प्राइवेट स्कूल्स में देखो, नहीं, आप बच्चे का अगर मार्क्स ग्रोथ नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है कि बच्चे का भाई ग्रोथ नहीं होता है ना। आप यहाँ जो भी मदर होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये बात कि हाँ ऐसा है, मीटिंग्स में जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। कौन कौन सा? अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंट्रिक, और दूसरा छात्र केंद्रित। नेक्स्ट, अब इसमें ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये ज्यादातर ही पूछते हैं कि अध्यापन की कुछ मूलभूत विधियां, याद रखना कि मूलभूत विधियां हो गया या फिर अध्यापन के ढंग, ये सब पॉइंट्स जो है ना फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे कि अध्यापन के 2 वर्ग में बांटा है ये चीजें, ठीक है। तो इसको क्लियर समझ लेना आप कि कैसे। कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। अब कुल मूलभूत विधियां क्या क्या है आप देखो। पढ़ाते हैं तो एक तो हम लेक्चर देते हैं, आपने देखा हो लेक्चर, खासकर थ्योरी पार्ट्स में होता है कि टीचर जो है पढ़ा रहा होता है, कंप्लीट पढ़ा रहा होता है, और स्टूडेंट जो है पीछे सोते हैं। स्कूल टाइम में आपने गौर किया होगा, या पीछे टिफिन खोल के खा रहे हो तो मतलब ही नहीं, बोरिंग होता है। ये किसके लिए है? व्याख्यान विधि जो बहुत सुनने में इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, स्मरण शक्ति ज्यादा है जिसकी, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। कौन सा? व्याख्यान विधि। लेकिन जो तो डल इसको है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, थोड़ा बता दीजिए व्याख्यान विधि को। लेक्चर, व्याख्यान को लेक्चर कहते हैं, सिर्फ लेक्चर है ना, लेक्चर। तो उसके लिए बोरिंग हो जाता है जिनको हम जो लेट से समझते हैं, है ना। अगर इसमें भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए ये लेक्चर बोरिंग हो जाता हो। मे बी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्कर यूज करके इंडिकेट करूं, कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं। तो ये होता है व्याख्यान विधि। आपने देखा होगा कि जब भगवत गीता का पाठ वाठ होता है तो क्या करते हैं, उसमें ना बीच बीच में भजन शुरू कर देते हैं। ये टेक्निक्स होता है। अगर मैं सिर्फ रट के पढ़ाते रहूं कि व्याख्यान विधि के बारे में, औपचारिक अध्यापन की यह सबसे प्राचीन विधि है। यह विधि विस्तृत क्षेत्रों से सामग्री के गठन में किसी विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को, ये आपको लगेगा कि न्यूज चल रहा है। पहले जो होता था ना दूरदर्शन पे न्यूज आता था, वैसे हो जाएगा फिर। और कितने लोग सो जाएंगे, सर क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है, तब बोर हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो व्याख्यान विधि जो है ना कहीं थोड़ा सा बोरिंग होता है। कई बार हम भी लेक्चर में सो जाते थे, ठीक है। लेकिन वही अगर इसमें क्या करें कि स्टोरी सुना के, है ना, बीच से आप लोगों से मैं बीच बीच में कैसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक आया, चलो ठीक है, ग्रंथ संहिता में क्या है वर्णन, हट प्रदीपिका में क्या है, तो कहने के आप इंटरेक्ट होते हो। स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शंस कंटिन्यू जरूरी है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है। ये जो है प्राचीन, पहले ये होता था, ये प्राचीन विधि है। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है। टीचर्स समझने लग गए हैं कि हमें बच्चों को कैसे समझाना। कई सारे टूल्स यूज करते हैं, है ना, पिक्चर्स को लेकर या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देकर। तो ये तरीका होता है। तो व्याख्यान विधि समझ में आ गया कि सिर्फ लेक्चर देना होता है। और ये किन के लिए होता है? जिनको समझने सुनने की क्षमता अधिक हो, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सेकंड, देखो इसमें दिया हुआ है, ये जो होता है क्या होता है, अध्यापक केंद्रित कार्य होता है ना। इस छात्र में सक्रिय होना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्रिय नहीं है तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। कई छात्रों में इस विधि को सीखने की योग्यता नहीं होती। बिल्कुल सही है ना। इसका लंबे व्याख्यानों से लाभ उठाने की दृष्टि से
अपरिपक्व छात्रों का ध्यान बहुत संकुचित होता है। मतलब आप लगातार अगर आप लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो जो उस तरह के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो संकुचित हैं, थोड़े से नहीं समझ पाते हैं, लेट से समझते हैं, तो उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम, ठीक है, उनके लिए ये कारगर नहीं है। दूसरा होता है, बस 5 मिनट दे दीजिए, 9:15 बजे खत्म कर देंगे, बस प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। निर्देशन अनुक्रिया विधि, हाँ जी कुछ कह रहे हैं? नहीं ये सर, लास्ट है, करिए कंटिन्यू। यस। ठीक है। देखिए आप लोग ऐसे बोलते ना, मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। थैंक यू। निर्देशन अनुक्रिया विधि, तो इसमें हम, थैंक यू, सर निर्देशन पढ़ाइए पर सर इंग्लिश में बता दीजिएगा ये भी क्या है। अच्छा इंग्लिश, एनीबडी कोई बता सकता है इसका इंग्लिश? सर कल से पता मैं है बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी में ना समझने में। वैसे सब्जेक्ट्स तो आ जाते हैं योग वाले, पर ये थोड़ा सा बहुत मैं बता दूंगा इंग्लिश, डोंट वरी। बस थोड़ा सा अभी मुझे जो है ना, इस पे वर्कआउट कर लूंगा इंग्लिश का, फिर मैं इंग्लिश का बता दूंगा। निर्देशन अनुक्रिया विधि में इसमें क्या होता है कि हम इसमें विद्यार्थी ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, इसको ध्यान रखना, स्टूडेंट सेंट्रिक। इसमें स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट का ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। निर्देशित 1-to-1 विद्यार्थियों के हर एक समस्या पे ध्यान दिया जाता है, ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक। ये हमारा जो है मॉडर्न अध्यापन विधि है ना, आधुनिक अध्यापन विधि, मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें छात्रों का विशेष ध्यान दिया जाता है। 1 मिनट, हाँ सर इसका मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस हाँ इंस्ट्रक्शन। बुक में देखो से यहाँ देख पे ना, हाँ मैं कल इंग्लिश भी एक बार बता दूंगा सबका, डोंट वरी, आप है ना, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ इंस्ट्रक्टेड मेथड्स हो गया ये, कि इसमें छात्रों को ध्यान दिया जाता है एक एक करके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्रों की समस्याओं पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, उसके पूरा ध्यान देके उसके परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक, है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है निर्देशन अनुक्रिया विधि। ओके, इसके बाद इस तरह का कुछ सेम रिलेशन जो है इसका भी है, व्यक्तिगत इंटरेक्शन। ये 1-to-1 इसमें होता है कि करीब करीब दोनों करीब करीब सेम है। इसमें ग्रुप में होता है, ग्रुप में भी हम एक एक कर ध्यान देते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत निर्देशन विधि सिर्फ इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप होता है। ये क्या है, ये इंडिविजुअल पे काम करता है, ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक है और व्यक्तिगत स्वरूप होता है, ये 1-to-1 सेशंस होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद हम क्या करते हैं, समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, है ना। पहले ये होता था, ये अब भी होता है और पहले भी होता था, वाद विवाद, ग्रुप में चर्चा। तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स को ढूंढने में, कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इजी कोई प्रॉब्लम का हल मिल जाता है ना, समस्या का हल मिल जाता है। तो ये समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, है ना, ग्रुप डिस्कशन से भी हम पढ़ाई करते हैं। एग्जाम के टाइम में अक्सर हम करते हैं कि चलो 3-4 दोस्त बैठ जाते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से ना कोई चीज जल्दी याद होता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। एग्जाम का टाइम आ रहा है तो आप 1 घंटा जरूर एक छोटा सा ग्रुप बना के सिर्फ 1 घंटा डिस्कशन कीजिए कि हाँ ये टॉपिक्स है, इसमें ये है, तो आपके 2 पॉइंट्स, सामने वाले के 2 पॉइंट्स, फिर किसी और के 2 पॉइंट्स, मिलके 6 पॉइंट्स, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स आप सुनते हैं और फिर सुनको डिस्कशन जब करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा देर तक हमारे माइंड में रहता है।
और समझ भी आता है, कन्फ्यूजन्स भी दूर होती है ना। तो ये 4। अब आता है निर्देशित अभ्यास विधि। इसमें कोई हम जैसे कि असाइनमेंट, जैसे हमने अभी आपको दे दिया कि कल आप 3rd 4th चैप्टर पढ़ के आना, हमने निर्देश दे दिया है आपको, घर पे अभ्यास करके आना, 4 से 5 चैप्टर्स को पढ़ के आना, ठीक है। तो ये होता है निर्देशित अभ्यास विधि। असाइनमेंट समझ लो, यहाँ देखो पॉइंट्स लिखा होगा, छात्रों को घर पे होमवर्क समझो कि होमवर्क दे दिया गया है, इसको करके आना है, ठीक है। तो ये हो गया निर्देशित अभ्यास विधि, ठीक है। इसके बाद होता है परियोजना विधि। ये आप देखते होइएगा स्कूल टाइम में साइंस का एग्जीबिशन लग रहा है, कोई एग्जीबिशन, कोई मॉडल्स हम दे रहे हैं, इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, ये होता है परियोजना विधि, ठीक है। 6ठा, जिसमें हम मॉडल्स कुछ शो करते हैं। अब जैसे कोई आसन है, आसन का डेमोन्स्ट्रेशन आजकल देख लीजिएगा कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं आसन का, ये सब। तो हम मॉडल्स दिखा के समझाना, साइंस एग्जीबिशंस में आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, आपके बच्चे अगर स्कूल्स में होंगे तो उनको कई सारे मॉडल्स बनाने के लिए दिया जाता है, कुछ इस तरह से, तो वो हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक विधि होता है टीचिंग, ये भी बहुत अच्छा है, ये मॉडर्न यूज होता है, पहले इस तरह का ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये टोटल जो है, और ये एक प्रदर्शन विधि, ये भी करीब करीब इसके जैसा ही है, परियोजना विधि के जैसा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें देखो पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखना है कि ये विधि स्पर्धा रहित है। 1 पॉइंट, इस पे कौशल आकृति पे बल देते हुए क्रियान्वित की जाती है। पर मतलब इसको भी एग्जीबिशन के जैसा ही समझना चाहिए, प्रदर्शन विधि, कि हमने प्रदर्शन विधि को ऐसे समझो कि क्या कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए बोलिए, हो सकता है कोई हमसे बेहतर समझ रहा हो इसको। हाँ जी बताइए। सर डेमोन्स्ट्रेशन से समझ सकते हैं। हाँ डेमोन्स्ट्रेशन समझ सकते हैं, बिल्कुल। प्रदर्शन करना मतलब डेमोन्स्ट्रेशन ही करीब होता है कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। सर यही होता है ना कि जैसे जो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने गुणों के द्वारा, नए नए टेक्निक के द्वारा अपने फॉर्म्स को दिखा के प्रदर्शन करें। हाँ तो वही है। सेमिनार जैसे जी देते हैं, सेमिनार जैसे देते हैं सर। सेमिनार देते हैं, हाँ सेमिनार देते हैं, प्रदर्शन किसी चीज का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वर्कशॉप भी कह सकते हैं ना, वर्कशॉप भी हो सकता है, जो हम वर्कशॉप भी वर्कशॉप हो। करते हैं। देखो तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, देख लेना, बट हम मोटा मोटी जो है आपको समझा दे। ओरिएंटेशन देख लो, है ना, ओरिएंटेशन आपको पॉइंट्स या इंग्लिश में समझ में आ जाएगा इजीली। ओरिएंटेशन, ये सब चीज ध्यान रखना। मेन क्वेश्चंस इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, ये आपको जो 7 हमने बताया, 7 ही है ना, ये तो 7 है टोटल। ये 7 कौन कौन से हैं सीरीज में याद रख लेना, नंबर याद रख लेना, 2 पॉइंट। इसके अंदर क्या है उतना जानने की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और विधि को प्रभावित, हाँ सर वो व्याख्यान विधि का जो पॉइंट था ना वो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था। हाँ उसमें जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना, बट जो ये जो मैंने बताया ना 7 पॉइंट्स, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, निर्देशित अभ्यास विधि, समूह चर्चा विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि और व्याख्यान विधि, ये आपको 7 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसको रख, वाला क्या होता है? व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत, है ना। देखो ना, व्यक्तिगत निर्देशन विधि, इंडिविजुअली, मतलब टीचर एक वन पे टू वन तरफ ध्यान दे रहा है या एक को सिखा रहा है, इसका क्या मतलब? इंडिविजुअल सिखा रहे हैं, इंडिविजुअल तरफ सिखा रहे हैं, एक एक करके, एक
पर्सनल ट्यूशन भैया। सर ये कौन से वाला इम्पोर्टेंट बताया आपने, ये जो अध्यापन की मूलभूत विधियां हैं उसको बोल रहे हो आप? हाँ, 1 मिनट में, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन कर। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ये सॉरी, अध्यापन की कॉल आ गया मूलभूत था। विधियां इम्पोर्टेंट है। हाँ अध्यापन की बिल्कुल, ये जरूरी है। ओके साथ सर। ही आप याद रखना है इसको, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट्स ही मेन याद रखना। मैंने स्टार मार्क कर दिया इसको, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ, है ना? ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे विधि को प्रभावित करने वाले घटक, आप लोग भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये जो विधि कौन सा है, टीचिंग विधि को प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को प्रभावित क्या क्या चीजें कर सकता है, उसको ध्यान रखना है। उसकी विषय वस्तु, है ना, मेन पॉइंट्स, इसकी पृष्ठभूमि, छात्रों का अनुभव। हम आपसे पहले पूछ लिए कि आपको कितना नॉलेज है, तो मेरा हेल्प हो जाएगा कि चलो अब हम थोड़ा सा मेन पॉइंट्स बता सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है, तो फिर हमें पूरा बैकग्राउंड बांधना पड़ेगा, टाइम लेगा। अगर आपको कुछ कुछ आइडिया है उसके बारे में, तो क्या होगा, मेरा समय बचेगा, और क्या बचेगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी, ठीक है। छात्रों का अनुभव, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है इसमें अध्यापक, उसकी दक्षता क्या है, अध्यापक के बारे में उसको नॉलेज कितना है। आप मेरा भी जज कर रहे होंगे, मैं यहाँ हूँ, हो सकता है आप मुझे जज कर रहे होंगे कि हाँ कितना नॉलेज है सर के पास, नहीं है, ऐसे। तो ये ये सब किस चीजें होती है। टॉपिक जो उनका टॉपिक वगैरह बहुत, बता रहे हैं जी, सर, ये किस टॉपिक के अंडर है जो अध्यापक वगैरह आप बता रहे हैं? ये आ जाता है, बस इसको मैं खत्म करके एंड कर दूंगा। इनको इफेक्ट ये आ करने जाएगा वाले आप कंपोनेंट चाहिए। घटक, घटक है ना, प्रभावित करने वाले घटक, टीचिंग को प्रभावित करने वाले घटक। तो विषय वस्तु हो गया, है ना, तो क्या विषय वस्तु है। इसके बाद अनुभव मैंने बता दिया आपको स्टूडेंट के बारे में, कि क्या उसको अगर नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो हम थोड़ा सा डीप में ना जाकर मेन पॉइंट्स को बता दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, टीचर्स का समय भी बचेगा, एनर्जी बचेगा। अध्यापक की कितनी दक्षता है ना, उसकी कितनी नॉलेज है, इसका ध्यान रखना है। ये घटक प्रभावित करता है। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मुझे बोलने का तरीका आता है, ना आपसे मुझे बात करने का तरीका आता है, तो ये टीचिंग को इफेक्ट करेगा, अब तक पहुंचेगी ही नहीं मेरी बात। मेरा कम्युनिकेशन खराब है, अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं, अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है ना। तो क्या मतलब है, तो ये चीजें पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ता है। आपके और मेरे बीच का रिलेशंस कैसा है, फ्रेंडली है या नहीं है, कि बहुत कड़क है, ये चीजें ध्यान में रखना होता है। अगर मैं बहुत कड़क हो जाऊं, तो शायद हो सकता है आप खुल के मेरे से अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे कि नहीं सर समझ में आ रहा है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे या तो फिर लीव कर जाएंगे। तो ये चीजें होती है। मेरा ड्रेसिंग सेंस भी, व्यक्तित्व भी है ना, मैं जैसे तैसे कपड़े पहन के आ जाऊं, है ना, तो फिर वो भी इफेक्ट करता है कि देखो टीचर कैसा है। तो पर्सनैलिटी बहुत डिपेंड करता है कि टीचर की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है ना, आकर्षक व्यक्तित्व का होना चाहिए। देखो यहाँ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं टीचर्स के बारे में, इसको आप देख लें, देखो, है ना, ये सब पॉइंट्स हैं। अब आचरण कैसा है, ये चीजें भी बहुत मायने रखता है ना। ये सब पॉइंट्स थे अध्यापक की। इसके बाद सुविधाएं, है ना, कि सुविधाएं क्या क्या है ना, साथ मतलब जो उपकरण है। अब जैसे मैं हॉल में पढ़ा रहा हूँ और माइक नहीं है, तो
मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पॉइंटर्स नहीं है, है ना, ये जैसे अभी नोट कर रहा हूँ, ये नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन ब्लर है, नेट नहीं है ना, बहुत कम वो है, मतलब विजिबिलिटी है, तो फिर ये इफेक्ट करता है टीचिंग को। तो ये सुविधाएं होते हैं। आप जैसे अभ्यास करते हो, योगाभ्यास, जैसे आपने गया सठ क्रिया करने, जल नीति करने, और पानी ही नहीं, पानी की सुविधा नहीं है ना, देखो यहाँ पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है, पानी की सुविधा ना हो ना शुद्धि क्रियाओं के लिए, तो ये इफेक्ट करता है। माहौल अच्छा ना हो, मैं पढ़ा रहा हूँ साइड से आवाजें हो रही हैं, शोरगुल हो रहा है, तो ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक सिद्धांत, लास्ट है। वैज्ञानिक सिद्धांत में जैसे कि शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यापन शास्त्र, योग के महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रभावी अध्यापन, ये सब चीजें निर्भर करता है कि आपको जो नॉलेज है ना, सब चीज। अब जैसे मैं योग का हूँ, ठीक है, एक चीज समझो, जैसे एन एग्जाम्पल, और मुझे योग के बारे में नहीं पता है, एनाटॉमी नहीं पता है, तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, पता होनी चाहिए ना। मेंटल स्टेट, मतलब सब चीज, एक टीचर के बीच में जो गुण है ना, वो नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, उसके सराउंडिंग्स के नॉलेज। अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और ये योग के इसमें कई सारे बात हैं। अब जैसे मैंने कई चीजें इसकी डिस्कस करी थी, हठ प्रदीप का हो या घृण संहिता या पतंजलि की, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीजों की। ठीक है, तो ये है, और तब जाके ये अध्यापन थोड़ा सा क्या होता है, समझ में आने लगता है, आप कोरिलेट कर पाते हो। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया कि आपको ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है जो घटक प्रभावित करता है। तो दिस इज 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। 4th चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, अध्यापन विधियों के स्रोत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर ये बहुत तो वैज्ञानिक बिलीव सिद्धांत, कर गए। सर ये वैज्ञानिक सिद्धांत में आपने क्या बताया था, थोड़ा सा बता दो, मैं भूल गई। इनको समझ में आया बताइए, मेघा जी, कनिष्क, सात्विक जी, कनिष्क जी बताइए। जी सर। देखो वैज्ञानिक, हाँ बताइए बताइए। वैज्ञानिक क्या क्या बोल रहे थे सर? वैज्ञानिक मतलब सिद्धांत अभी इन्होंने, क्या होना सर मैं चाहिए? बताऊं? हाँ बताइए। मैम जैसे कि हम कुछ भी आसन प्राणायाम मुद्रा वगैरह कर रहे हैं, तो उसका क्या बोलते हैं हमारे बॉडी पे और हमारे मेंटल स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताना, मतलब ओके ओके। आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, मतलब नॉलेज, किसी, सर आप जो जैसे, आपने बोला था कि नॉलेज होना चाहिए ना, वही बोल रहे थे ना, याद आ हाँ गया, बिल्कुल, याद आ गया सर, थैंक यू। समझ में आया आज का लेक्चर? कुछ टफ तो नहीं लगा? देखो आसान, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। जो पढ़ाया एक बार आप पढ़ना खुद से, तो और क्लियर होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम कल बता देंगे, और फिर कल का पढ़ के आना नेक्स्ट 4th चैप्टर से। बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत ऊपर से पूछता है। ठीक है सर ये बुक्स तो नहीं है? बुक नहीं नहीं है, है हमारे पास। शेयर कर दूंगा मैं, शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। ठीक है, मैम कुछ सर क्वेश्चंस आपके पास, एक्सक्यूज मी सर, आपके पास इसका इंग्लिश का वर्जन भी है क्या? इंग्लिश भी भेज दूंगा, मैं इंग्लिश भी भेज दूंगा। सर ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन पूछूं आप सर लोगों हिंदी से? में पीडीएफ होगा इंग्लिश में होगा सर? लेफ्ट मत कीजिए, सर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा पीडीएफ? दोनों भेज दूंगा मैं, दोनों भेज दूंगा। पीडीएफ हिंदी में होगा क्या इंग्लिश में होगा? दोनों भेज दूंगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, दोनों भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन क्लास में जरूर आइए, ये नहीं कि पीडीएफ मिल गया हम पढ़ लेंगे तो फिर तब नहीं, क्लास में आएंगे तभी भेजूंगा मैं। ठीक है, चलो।
क्वेश्चन पूछूं कि कल पूछूं? मैं कल पूछता हूं मैं आज का, ठीक है, ध्यान से। सर कल पूछ लेना, आज बहुत लेट हो गया। कल पूछूंगा, आते ही पूछूंगा मैं। 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, 8 बजे एग्जैक्ट। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति पाठ कराएंगे मानसी जी। आंखें कोमलता से बंद, किसी भी ध्यान मुद्रा